सेल्स ऑफ गुड्स एट के इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जो हमने पॉइंट कवर करने हैं वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग होता है, ये पॉइंट यहाँ हम कवर करेंगे। और इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि सेल का मतलब हमें पता होना चाहिए, और सेल से मिलते जुलते हुए कुछ शब्द वो सेल क्यों नहीं है ये हमें अब समझ यहाँ लेना चाहिए। सबसे पहली टर्म है जिसको हम सेल से कई बार रिलेट कर देते हैं लेकिन वो सेल नहीं होती है, वो हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। वो हमारा हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बार्टर सिस्टम। बार्टर BARTER बार्टर सिस्टम को वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। अगर एक प्रोडक्ट के बदले में आप दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो हमारा बार्टर सिस्टम है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो होता है, एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स ली जा रही हैं तो वो बार्टर सिस्टम है। पुराने समय में जो बिज़नेस होता था ये इसी तरह से होता था जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बार्टर सिस्टम सेल से अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पर वस्तु के बदले में वस्तु यानी कि प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट का लेन देन हो रहा है। वहाँ पर प्राइस नहीं है, वहाँ पर मनी कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मनी कंसिडरेशन का होना, प्राइस का होना ज़रूरी है। इसलिए सेल अलग होती है, बार्टर सिस्टम अलग होता है। बार्टर सिस्टम को हम सेल कभी भी नहीं कहते हैं क्योंकि उसमें प्राइस मिसिंग है, उसमें मनी कंसिडरेशन मिसिंग है। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन में जो आजकल आप सुनते हैं एक्सचेंज ऑफर, कि आपके पुराने प्रोडक्ट के बदले में आपके प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू लगा दी जाती है, नया प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे होते हैं उसमें से उतनी वैल्यू को कम कर दिया जाता है, तो वो हमारा सेल का ट्रांजैक्शन ही कहलाता है। क्योंकि वो पार्टली तो बार्टर सिस्टम यूज़ किया गया, पार्टली वो हमारा सेल हुआ है। तो पार्शली अगर इसे यूज़ किया जा रहा है तो वो सेल में माना जाएगा। लेकिन अगर गुड्स के बदले में गुड्स हैं, मनी कंसिडरेशन नहीं है, तो वो बार्टर सिस्टम में आएगा, अदरवाइज वो सेल में आएगा। इसी तरह से एक टर्म होती है सेल और दूसरी टर्म है गिफ्ट। सेल और गिफ्ट में क्या फ़र्क है? सेल के बदले में आप पैसे दे करके सामान खरीदते हैं। गिफ्ट जब आपको मिलता है तो उसके बदले में आप पैसे नहीं देते हैं। आपके पापा ने आपको बर्थडे पर गिफ्ट दे दिया, आपकी मम्मी ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपके फ्रेंड्स ने आपको गिफ्ट दे दिया, तो उसके बदले में आपको पेमेंट नहीं करनी होती है। तो वहाँ आपकी तरफ से मनी कंसिडरेशन नहीं है, तो इस वजह से वो सेल नहीं कहलाता है। तो सेल अलग होता है, गिफ्ट अलग होता है, क्योंकि गिफ्ट में मनी कंसिडरेशन नहीं होता है। फिर एक टर्म इसमें हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन सेल, मॉर्टगेज एंड प्लेज। दो टर्म्स इसमें लिखी गई हैं, मॉर्टगेज एंड प्लेज। प्लेज का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन अपनी मर्जी से अपनी कोई वैल्यूएबल कमोडिटी किसी दूसरे पर्सन के पास सिक्योरिटी के रूप में रख देता है, उससे कुछ पैसे उधार ले लेता है, तो वहाँ वो जो दो पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ वो प्लेज का ट्रांजैक्शन हुआ। जो मालिक था, जो आप हैं, वो प्लेजर कहलाएंगे। जिसके पास वो चीज़ गिरवी रखी गई वो प्लेजी कहलाएगा। उसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर डेट के बाद आप वो पैसे उसको दे देते हैं ब्याज के साथ, वो चीज़ आप उससे वापस लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहलाता है। इसी तरह से अगर आप फिक्स्ड असेट्स के अगेंस्ट कोई लोन लेते हैं, आपके मकान के कागज़ आपने बैंक के पास मॉर्टगेज कर दिए, उसके बदले में आपने लोन ले लिया, तो वो ट्रांजैक्शन मॉर्टगेज का है। प्लेज के केस में और मॉर्टगेज के केस में, दोनों ही केसेस में ऑनरशिप जो गुड्स की होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसी वजह से वो सेल नहीं कहलाते हैं, क्योंकि सेल में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वो उसका एक मैंडेटरी, उसका लीगल एक मेजर हिस्सा होता है, जबकि वो ना तो प्लेज में होता है ना ही वो मॉर्टगेज में होता है। इसी तरह से एक टर्म होती है, वो होती है बेलमेंट, जो हम सेल से अलग मानते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट का पूरा चैप्टर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर करेंगे। बेलमेंट का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन अपनी मर्जी से अपनी कोई चीज़ दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे देता है या उस चीज़ पर कोई काम करने के लिए दे देता है, तो वो बेलमेंट कहलाती है। रियल लाइफ में ये बहुत कॉमन सिचुएशन होती है। सपोज़ आपका दोस्त आपसे बाइक लेकर के चला गया, तो उसके बदले में आप 1 घंटे के लिए ले करके चला गया, उसने कोई काम करना था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक स्पेशल कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट है जो अननोइंगली बन चुका होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। वहाँ आप बेलर कहलाएंगे, वो बेली कहलाएगा, दोनों के बीच में बेलमेंट हो जाएगा, जबकि कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होना होता है। इसी तरह से अगर आप सपोज़ कार रिपेयर करने के लिए देते हैं, बाइक रिपेयर करने के लिए दे देते हैं, मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे देते हैं, लैपटॉप रिपेयर करने के लिए दे देते हैं, तो
क्या होता है, वो पर्सन उससे रिपेयर करता है, आप उसके रिपेयर के पैसे दे देते हैं, चीज़ आप उससे वापस ले लेते हैं। यहाँ जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हुआ है, एक शॉर्ट स्पैन के लिए हुआ है, वो चीज़ें हमेशा आपकी ही थी, आपकी ही रहेंगी। यहाँ जो पर्सन ऐसा करता है, अपनी चीज़ें दूसरे को देता है किसी पर्पज़ के लिए, किसी काम के लिए, वो बेलर कहलाता है, दूसरा पर्सन बेली कहलाता है। वहाँ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं होता है। तो बेलमेंट अलग है और सेल अलग है। इनको हम अलग अलग पॉइंट्स के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, सेल के केस में ऑब्जेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होता है, बेलमेंट में किसी की मदद करना होता है या उस चीज़ पर कोई काम करवाना होता है। और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नेक्स्ट पॉइंट है, सेल में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप कंपलसरी है, बेलमेंट में ऐसा होता ही नहीं है। कंसीडरेशन, सेल के केस में कंसीडरेशन सेलर के लिए क्या होता है, प्राइस बायर के लिए होता है प्रोडक्ट, जबकि बेलमेंट के केस में कंसीडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आपने किसी की मदद के लिए कोई चीज़ दे दी तो आपका कंसीडरेशन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, सोशल सर्विस के रूप में है। दूसरा, इसके अलावा अगर आपने उसको रिपेयर करने के लिए दिया तो कंसीडरेशन आपकी चीज़ का ठीक होना आपके लिए कंसीडरेशन है, उसको पैसे मिलेंगे वो उसके लिए कंसीडरेशन है। एक्ट, सेल पर जो एक्ट अप्लाई होता है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया जाता है। यूज़ ऑफ गुड्स, सेल के केस में बायर ने जो चीज़ें ले ली वो बायर यूज़ कर सकता है। बेलमेंट के केस में दूसरा पर्सन उसे यूज़ करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। पार्टीज़, अगर हम नाम की बात करें तो सेल के केस में पार्टीज़ के नाम सेलर और बायर होते हैं और बेलमेंट के केस में बेलर और बेली होते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर आप इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो सेल अलग है और बेलमेंट बिल्कुल अलग है। एक और टर्म जो सेल से मिलती जुलती हुई लगती है लेकिन वो सेल ना होकर के सेल करने का एक तरीका होता है, उस सेल का एक मेथड होता है। और नेक्स्ट टर्म हमारी है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं। हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है कि अगर एक पर्सन एक प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मार्केट में गया और उसे ये पता चला कि वो चीज़ तो काफ़ी महंगी है, या वो प्लान करके गया कि मैंने लेना है और मैं इसको कैश में ना ख़रीद करके दूसरे तरीके से ख़रीदूँगा। दुकानदार ने कहा कि ये प्रोडक्ट 5 लाख का है, तो दुकानदार को वो दुकानदार अगर बायर को ये ऑप्शन देगी, दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप 5 लाख में ना लो तो मैं आपको ये इंस्टॉलमेंट्स में दे सकता हूँ। कुछ पैसा आप मुझे अभी दे दो, जो डाउन पेमेंट कहलाती है, जो एडवांस कहलाता है, और बाकी पैसा आप धीरे धीरे किस्तों में दे देना और थोड़ा थोड़ा आप मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ब्याज के रूप में दे देना। तो जहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलर के द्वारा बायर को इस तरह से दिया जाता है कि कुछ पैसा एडवांस ले लिया जाता है, बाकी पैसा किस्तों में लिया जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट ले लिया जाएगा जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन सेल का ना होकर के हायर परचेज एग्रीमेंट कहलाता है। यहाँ पर परचेज़र ने अभी उस चीज़ की पेमेंट फ्यूचर की डेट्स पर करनी है। जब तक वो पेमेंट नहीं करता है तब तक उसका पूरी तरह से मालिक नहीं बन जाता, इसीलिए उसे हायर परचेज एग्रीमेंट कहा जाता है। इन बिटवीन वो ना तो उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकता है, ना आगे बेच सकता है, ना ही किसी को डोनेट कर सकता है, क्योंकि अभी वो उसका मालिक नहीं बना होता है। अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करने में कोई भी गलती करता है, दोष उसमें वो दोषी पक्षकार हो जाता है, तो हायर वेंडर को, जिसने वो सामान बेचा था, उससे वो चीज़ें वापस अपने पोजेशन में लेने का अधिकार भी होता है, जबकि सेल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट अलग कंसेप्ट है, सेल अलग कंसेप्ट है, दोनों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। हायर परचेज एग्रीमेंट और सेल को हम अलग अलग पॉइंट्स के बेस पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है एक्ट, सेल पर एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अप्लाई होता है हायर परचेज एग्रीमेंट पर। हायर परचेज एग्रीमेंट अलग से एक्ट है, वो लागू होता है, 1972 है वो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल एग्जीक्यूटेड नेचर का होता है, जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट अभी एग्रीमेंट टू सेल ही होता है। सेल के केस में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप हो चुका होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट के केस में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप अभी होना होता है। मेथड ऑफ सेल, मेथड ऑफ पेमेंट, सेल के केस में पेमेंट आप उसी समय कर सकते हैं या उधार में अगर ख़रीदे हैं तो बाद में भी कर सकते हैं, जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट में आपको पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी होती है। पोजीशन ऑफ पार्टीज़, यहाँ पर पार्टीज़ क्या होंगी, एक सेलर है, एक बायर है। वहाँ पर वो सिचुएशन होती है हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, बेलर और बेली की तरह भी उनकी सिचुएशन हो सकती है। प्लेज और सेल बाय बायर, सेल के केस में जो चीज़ें आपने खरीद ली, अगर आप उन्हें आगे किसी को सेल करना चाहें, उसे आप किसी को
अप्लाई करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट में आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं होता है। राइट ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड्स कि क्या वो चीज़ें वापस ली जा सकती हैं, सेल के केस में ऐसा नहीं होता है। आपने सामान खरीद लिया, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपसे वो पेमेंट वसूल करने के लिए आप पर केस फाइल कर सकता है, लेकिन चीज़ें वो वापस नहीं ले सकता है। जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट में आपको वो चीज़ें, उस पर्सन को वो चीज़ें वापस अपने कब्जे में लेने का अधिकार भी होता है। फोर्थ फीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट, सेल के केस में ऐसा नहीं होता है। हायर परचेज एग्रीमेंट के केस में अगर आप कुछ इंस्टॉलमेंट देते हैं, आगे इंस्टॉलमेंट्स नहीं देते हैं, तो जितने इंस्टॉलमेंट आप पे कर चुके हैं वो फोरफिट भी की जा सकती हैं। रिटर्न एग्रीमेंट, सेल का एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है, जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट का इन राइटिंग में होना कंपल्सरी होता है। तो ये पॉइंट है जिसके बेस पे, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर आप इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एक और टर्म है जो सेल से थोड़ी सी अलग होती है, वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर का मतलब होता है जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन से जो काम करवा रहा है, वहाँ वो दूसरे पर्सन की सेवाएं लेता है, उसकी सर्विस हायर करता है, उसके कैलिबर की वजह से, उसके पोटेंशियल की वजह से, उसकी स्किल की वजह से, उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज है उसकी वजह से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर कहलाया जाता है। जैसे अगर आप एक पर्सन हैं, सपोज अगर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं, तो जो ठेकेदार होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको आप कहते हैं कि मैंने ये काम करवाना है और ये चीज़ें मुझे लगवानी हैं, और उसके रेट आप उससे फिक्स कर लेते हैं। वो आपको इतने अमाउंट के बदले में मकान बना करके देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर है, जहाँ पर आप उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसका पोटेंशियल, उसकी जो उसके पास एक स्पेशलाइजेशन है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहलाएगा। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं जो सेल जैसी लगती हैं, सेल की तरह लगती हैं, लेकिन वो सेल ना हो करके सेल से अलग एक स्पेसिफिक कैटेगरी में होती हैं। उनका नाम जो वही होगा जो यहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरी में मेंशन किया है। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यहाँ पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज़ गुड्स। सेल का कॉन्ट्रैक्ट मैटर क्या होता है? वो होता है गुड्स, जिन चीज़ों को ख़रीदा जाएगा, जिन चीज़ों को बेचा जाएगा, उनका होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट मैटर का होना ज़रूरी है, तभी वो ट्रांजैक्शन ऑफ सेल वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा ही नहीं। तो गुड्स का मीनिंग हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ हमने जो कवर करना है वो क्या है कि गुड्स का मीनिंग आपको पता है, तो अगली टर्म यहाँ पर आएगी कि गुड्स किस किस तरह की हो सकती हैं, जिन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कहा जाता है। गुड्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 तरह की गुड्स होती हैं। पहली होती हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, इन सबको सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है वो सारी की सारी गुड्स जो इस समय सेलर के पास अवेलेबल हैं। एक दुकान पर अगर आप गए, उस दुकान पर जितनी भी चीज़ें उस समय दुकान पर हैं वो सारी की सारी एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाती हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब वो उसके पास हैं, उसका ऑनरशिप उसके पास है, उसके कब्जे में वो सारी चीज़ें हैं, अगर वो उन्हें बेचना चाहे वो अभी बेच सकता है, उस पर उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, वो उन्हें बेचे तो वो बेचना चाहे तो बेच सकता है। अब एग्जिस्टिंग गुड्स में फर्दर 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, उसके अंदर 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक होती हैं स्पेसिफिक गुड्स, उन्हें असर्टेन गुड्स भी कहा जाता है, और दूसरी होती हैं अनस्पेसिफाइड या उन्हें अनअसर्टेन गुड्स कहा जाता है। इसको हम बड़े सिंपल से एग्जांपल से डिस्कस कर सकते हैं। आप एक दुकान पर गए, आपने एक ग्रॉसरी शॉप पर गए, दुकानदार को ये कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो जितना सामान उसके पास था उसमें से आपने किसको आइडेंटिफाई कर लिया? शुगर को, चीनी को। उसने 1 किलो का पैकेट आपको दे दिया, इसका मतलब वो स्पेसिफिक गुड्स हैं। और एक कैटेगरीज में होती है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब है कि वो चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आपने अभी उसे नहीं बताया है कि आप उससे कौन सी चीज़ खरीदेंगे। आप दुकान पर गए, आपने उससे 10 तरह के सपोज कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड के नाम पूछे कि थम्स अप है, पेप्सी है, कोक है, ये है, वो है। आपने 10 के 10 पूछ लिए, उनका रेट पूछ लिया। उसने कहा कि मेरे पास सारा स्टॉक अवेलेबल है, आप जो ख़रीदना चाहते हैं मैं आपको दे सकता हूँ। आपने कहा कि ठीक है,
हम आपको अभी उन चीज़ों का नाम थोड़ी देर में बता देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें उसके पास अवेलेबल हैं, वो एग्जिस्टिंग हैं, लेकिन जिसने ख़रीदना था अभी उसने उन चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी? अनअसर्टेन गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर इसके बाद इसमें जो से कैटेगरी आती है वो होती है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो सेलर बेचता है, जिनमें वो डील करता है, जिनमें वो ट्रांजैक्शन करता है, बायर उसके पास उन्हीं चीज़ों को ख़रीदने के लिए गया, लेकिन फ़िलहाल सेलर ने जो आपको जवाब दिया कि ये चीज़ें फ़िलहाल मेरे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अरेंज करके दे दूंगा, आपको डिलीवर करा दूंगा, वो चीज़ें फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। या वो चीज़ें उसके पास हैं लेकिन उन पर कोई काम किया जाना है, उसकी फिनिशिंग की जानी है, उनको नापा जाना है, उनको तोला जाना है, उनको पैक किया जाना है, यानी कि वो इस समय अभी आपको डिलीवर नहीं की जा सकती हैं किसी भी वजह से, तो उन्हें हम फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है, उन्हें बोला जाता है कंटिंजेंट गुड्स, संभावित वस्तुएं, संयोगिक वस्तुएं। वो चीज़ें जो सेलर के पास हैं, सेलर बेचना चाहे तो बेच सकता है, लेकिन उन चीज़ों का जो ऑनरशिप है, अगर उसको लेकर के कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का मतलब कोई झगड़ा है, एक पर्सन कहता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैं बेच सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में कोर्ट में एक केस चल रहा है, जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक मैं ये आपको नहीं दूंगा। हो सकता है मैं जीत भी जाऊँ, हो सकता है मैं हार भी जाऊँ। अगर मैं जीत गया तो मैं ये प्रोडक्ट आपको बेच दूंगा, नहीं तो मैं ये आपको नहीं बेच पाऊंगा। दिस मीन्स कि उस चीज़ का होना या ना होना उसकी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता है, वो ट्रांजैक्शन होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन सो मैनी थिंग्स। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी कंटिजेंट गुड्स की कैटेगरी में कवर की जाती हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है प्राइस। प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमने कहा था कि अगर प्राइस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस का होना ज़रूरी है। अब प्राइस से जुड़े हुए जो रूल्स हैं वो क्या होंगे कि प्राइस कैसे फिक्स किया जाता है, वो बड़े सिंपल से पॉइंट हैं, सेक्शन 9 और 10 में बताए गए हैं। प्राइस फिक्स करने का तरीका है कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज़ ने मिल बैठ करके तय किया कि हाँ इस प्राइस पर मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, वो कहता है ठीक है इस प्राइस पर मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, दैट इज़ कॉल्ड की कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइस फिक्स कर लिया गया। फिर है बाय द कोर्स ऑफ म्यूचुअल डीलिंग, दोनों ने आपस में म्यूचुअल डील की, डील फाइनल होगी, वो प्राइस फिक्स हो जाएगा। बाय द मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जैसा वो तय करें कि इन तरीकों को फॉलो करते हुए प्राइस फिक्स होगा, उस तरह से प्राइस को फिक्स किया जाएगा। कई बार प्राइस को छोड़ दिया जाता है कि ठीक है रीजनेबल प्राइस होगा, वट एवर इट मे बी, रीजनेबल प्राइस हो सकता है जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। फिर कई बार प्रोडक्ट ऐसा होता है कि जो डील कर रहे हैं वो कहते हैं कि हम प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, एक थर्ड पार्टी जो दोनों की नॉन पार्टी है, एक रिलायबल पार्टी है, एक रेप्यूटेड पार्टी है, वो उसका जो भी प्राइस फिक्स करेगी उस पर डील कर दी जाएगी, तो वो प्राइस जो थर्ड पार्टी के द्वारा फिक्स किया जाएगा वो भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। लेकिन प्राइस के बारे में जो रूल्स ज़रूरी हैं, इनके अलावा प्राइस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, वो हमेशा किस फॉर्म में पेबल होगा, वो करेंसी की फॉर्म में पेबल होगा। वो इसके अलावा कोई ऑनलाइन मोड भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यानी कि पैसे का लेन देन होना ज़रूरी है। वो कैश हो सकता है, वो चेक के थ्रू हो सकता है, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनके थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। फर्दर जो प्राइस है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब 5,000, 10,000, 15,000 जो भी अमाउंट होगी वो स्पेसिफाई की जाएगी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली जैसे शब्दों के आधार पर प्राइस को फिक्स नहीं किया जाता है। प्राइस हमारा जो है वो रियल होना चाहिए। रियल होने का मतलब कि वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉमिस आप कर दो कि मैं आपके लिए ये काम कर दो, उसके बदले में मैं आपको कुछ ना कुछ दे दूंगा, लगभग इतनी अमाउंट दे दूंगा, अप्रॉक्सीमेटली इतनी अमाउंट दे दूंगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो प्राइस कभी भी हमारा वास्तविक नहीं होगा। रियल मीन रियल इन ऑल टर्म्स। तो ये हमारा अलग अलग पॉइंट्स हैं जो प्राइस के बारे में आपको फॉलो करने हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 3। यहाँ पर हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है और 2nd चैप्टर भी कंप्लीट होता है।